बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टेबल टॉक। मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, आज बात करेंगे सिंध में कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ जो ऑपरेशन जारी है, उसमें पुलिस एहलकारों की शहादत से पुलिस की कारकर्दगी को काफी धचका लगा है और इस पर वजीर आजम ने वजीर दाखिला को फौरी सिंध पहुंचने की हिदायत भी की। वहां हालात अभी कंट्रोल में नहीं थे कि पंजाब से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के अपने इलाके से लौदी गैंग ने 3 अफराद को पुलिस को मुखबरी करने के शुबे में अगवा किया। उनमें से 2 अफराद को निहायत ही दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया और उनके अज़ा काटे गए, वीडियो बनाई गई और पुलिस को भिजवाई गई कि जो करना है कर लो। शायद सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए वज़ीर दाखिला को सिंध जाने के अहकामात तो दे दिए गए, लेकिन पंजाब में भी डाकुओं ने वैसी ही अंधेर नगरी मचा रखी है जिसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं गया। पंजाब में भी पुलिस डाकुओं के सामने बेबस है और डाकुओं के पास पुलिस से ज्यादा जदीद असलहा है। पंजाब में डाकू राज ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है, लेकिन पंजाब पर फोकस क्यों नहीं किया जा रहा? वैसे तो हर तरक्याती फंड, डेवलपमेंट अथॉरिटी, चिड़ियाघर, वार्डन, अस्पताल, कॉलेज, हर प्रोजेक्ट तरजीही बुनियादों पर डीजी खान शुरू किया जा रहा है, लेकिन वजीर आला की नाक के नीचे डाकू राज क्यों बर्दाश्त किया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि डाकुओं को इलाकाई ताकतों की पुष्टपनाही हासिल है या ताकतवर अफराद भी सारे नेटवर्क से पैसे कमाते हैं? मुबैना तौर पर लादी गैंग का सरबरा खुदा बख्श चाकरानी पुलिस के लिए एक छलावा बना हुआ है। इससे कबल सरे बाजार 7 अफराद का कत्ल भी लादी गैंग के जिम्मे ही लगा। जनाजों पर लूटमार की गई, सहाफियों को धमकियां दी गई, लेकिन कोई टस से मस नहीं हुआ। अब 2 अफराद के आजाद काट दिए गए हैं और उन्हें जान से मार दिया गया है, तो नोटिस खेला जा रहा है और कार्रवाई के दावे किए जा रहे हैं। इससे पहले छोटू गैंग की बात करें तो पुलिस की दस्तरस से वो भी बाहर था। अब भी पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस बेबस नजर आती है। इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अहमद रेशक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया आज के प्रोग्राम के लिए। फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। एडवोकेट फरहत मंजूर चांडियो साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और नुमाइंदा 7 न्यूज अख्तर गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद है, उनका भी शुक्रिया, उन्होंने वक्त दिया आज के प्रोग्राम के लिए। अहमद रेशक साहब, आपसे स्टार्ट करूंगा। सर, जैसे इंट्रो के अंदर मैंने बात की है कि सर हमें क्यों इस सारे मामले के अंदर पंजाब पुलिस बेबस नजर आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी थोड़ी डिटेल ब्रीफ कर दूं। सर प्लीज। कि ये जो बेसिकली लादी गैंग है, एक मोहम्मद लादी नामी एक इनका बुजुर्ग है लादियों का, जी, जो कि गुज़िश्ता 10 साल से डिफरेंट वारदातों में, मोटरसाइकिल डकैती और डिफरेंट वारदातों में पुलिस को मतलूब रहा है। उसके ऊपर FIR भी काटी गई। 2015 में नून लीग की गवर्नमेंट थी पिछले टेन्योर में, तब पुलिस के साथ इनका कोई एग्रीमेंट हुआ था, मुआहदा हुआ था मोहम्मद लादी का कि जी आप इन्होंने कुछ बंदे अपने दिए थे, पुलिस ने उनको जेल भी भेज दिया था। इनके साथ मुआहदा हुआ था, अमन मुआहदा आप जिसको कह सकते हैं। बेसिकली ये पहाड़ की कोहे सलमान की बेल्ट है, जिसके साथ उधर बलूचिस्तान लगता है, इधर KPK लगता है, और ये पहाड़ कोहे सलमान का ये पंजाब के बॉर्डर के ऊपर है इस वक्त। यानी पहाड़ के जो 3 कोने हैं, उसके पीछे बलूचिस्तान है, उसके राइट साइड पे KPK है और लेफ्ट साइड पे सिंध है। ये कोहे सलमान की बेल्ट कहलाई जाती है जी। और इसमें मोहम्मद लादी जो है अमन मुआहदे के बाद वो उसकी शिफ्टिंग हो गई, वो अपना उधर से शिफ्ट हो गया मैदानी इलाके में। ये सर वही जो साबिक DPO अख्तर फारूक साहब ने जो किया था? नहीं, अच्छा। ये DPO मुबशिर मेकन साहब थे, तब 2015 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। उनके साथ मतलब अमन मुआहदा हो गया। उसके बाद ये मोहम्मद लादी जो है ये मैदान के अंदर आबाद हो गया, लेकिन इसके जो नौजवान थे वो मोटरसाइकिल चोरी और इसके अंदर एक्टिविटी करते रहे हल्की फुल्की। उसके बाद 2018 में ये मोहम्मद लादी जो है वो पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस मुकाबले में मारे जाने के बाद ये गैंग जो है ये फिर एक्टिव हो गया एक दफा। इसके जो खुदा बख्श चाकरानी है जी, ये चाकरानी ये लादी की एक फली है, उनकी ये फली का नाम है चाकरानी। लादी बेसिकली उस बंदे का नाम था, मोहम्मद लादी। चाकरानी ये उनकी फली है। जैसे हमारा इधर का क्योंकि ट्राइबल सिस्टम है, इसमें ये एक यानी फली का नाम है चाकरानी। इनका आपस में चाकरानी का जिंदानी कबीले के साथ आपस में इनका कोई डिस्प्यूट थे, इनके कोई कत्लों के मामलात थे, आपस में इनके झगड़े रहते थे। ठीक है। तो ये इनकी जो आपस में अमन मुआहदे के बाद 2018 में ये मोहम्मद लादी जो है मारा गया। उसके बाद ये ग्रुप फिर एक दफा एक्टिव हुआ।
जिसमें खुदा बख्श जो है ये इसका भतीजा है, खुदा बख्श और ये रमजी वगैरह और ये सारे ये इनके अतीफ हैं। बेसिकली ये इतने लोगों के ऊपर नहीं है ये ग्रुप, ये 10-12 लोग हैं जो जिन्होंने ये लादी गैंग बनाया हुआ है। और उसको लीड इस वक्त खुदा बख्श जो है चाकरानी वो कर रहा है। खुदा बख्श ये मोहम्मद का अजीज है, उसका भतीजा है। ये बेसिकली वहां पे जो एक सीमेंट फैक्ट्री है, डीजी सीमेंट फैक्ट्री, मियां मंशा साहब ने वहां पे बनाई हुई है उस इलाके में, काफी पुरानी है। तो ये बेसिकली पहले शुरू के दिनों में इन्होंने, क्योंकि वो बेरोजगारी की वजह से, जिसमें ये भर्तियां भी अपनी मर्जी से करवाते थे, और उन्होंने सीमेंट फैक्ट्री के अंदर इनको नौकरियां भी दी, सब कुछ किया। फिर मकामी जो वहां पे जो सरदार थे उन्होंने इनको उधर से निकलवा दिया, उससे फिर ये गैंग बन गया। फिर कभी सीमेंट फैक्ट्री वाले इनको बुला के इनको नौकरियां दे देते थे, फिर ये खामोश हो जाते थे, यानी इस तरह चलता रहा। हमारी इत्तलात ये है कि वो सीमेंट फैक्ट्री के अंदर भी जोर जबरदस्ती के साथ नौकरियां लेते थे और काफी ज्यादा मजबूर करते थे, मशीनरी और बेल्ट को नुकसान पहुंचाया करते थे। वो बेल्ट को नुकसान पहुंचाते थे जिसपे सीमेंट फैक्ट्री, क्यों वो बेरोजगारी थी, ट्राइबल की बेल्ट है, बेरोजगारी की इंतहा थी। तो वो कहते थे नौकरियां दो, तो ये कहते थे हम नौकरी नहीं देते, वो कहते थे हम आपकी फैक्ट्री नहीं चलने देंगे। उन्होंने कभी बेल्ट को नुकसान दे दिया, कभी कुछ कर दिया, फिर मजबूरन इनको उनको बुला के और सर बड़े बड़े डिटेल में आपने बता दिया, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन इस पे अब अगर 10-12 लोगों का ये गैंग है तो इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाइयां, क्या जो है वो वजह है कि हुकूमत से काबू नहीं हो पा रहा? इन्होंने आज तक जो वहां पे पहाड़ का इलाका है, पहाड़ी एरिया, वहां पे किसी किस्म की कोई वहां पे हमारा फोर्स है एक बॉर्डर मिलिट्री पुलिस। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की हदूद में इन्होंने किसी किस्म की कोई वारदात नहीं की। अभी को 2 से 3 कोई कत्ल के मुकदमात इनके ऊपर हुए हैं, इनका बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के साथ कोई झड़प हुई है, उसमें एक पुलिस कांस्टेबल जो था वो शहीद हुआ, जिसपे इनके ऊपर FIR हुई। उससे पहले इनके ऊपर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की हदूद के अंदर वो ट्राइबल एरिया जो पहाड़ की बेल्ट है, वहां पे ये वारदात नहीं करते थे। ये मैदान में आए, मैदानी इलाके में वारदात की और ऊपर चले गए, और ऊपर से फिर क्रॉस हो गए बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान भी इनको साथ लगता है और इधर से KPK भी लगता है, उधर से सिंध भी लगता है। ये जो कोहे सलमान की बेल्ट है, इसको ये तीनों यानी बॉर्डर लगते हैं सूबों के। तो जब ये बलूचिस्तान चले गए तो इधर की पुलिस जो है वो बेबस हो गई कि जी अब हम बलूचिस्तान में कैसे कार्रवाई करें। लेकिन आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इनिशिएटिव लिया है, उस पे इंशाल्लाह रेंजर्स भी वहां पे, रेंजर्स के दस्ते भी पहुंच गए हैं, बॉर्डर मिलिट्री पुलिस भी है और मकामी पुलिस भी है, और इलाके के मकामी लोग भी उनके साथ हैं, और उम्मीद है कि इनका सफाया जो है वो बहुत जल्द हो जाएगा। एक सवाल सर, 7 लोगों का सरे बाजार अफराद का कत्ल करना, ये भी लादी गैंग के जिम्मे लगा। जनाजों पर लूट मार भी इन्हीं के खाते में है, लोगों के अज़ा काट के फिर वीडियोस बना के ये सारा कुछ। तो जो एक्शन आज लिया जा रहा है, अभी ज़ाहिर है कि वो एक्शन लिया और उसके बाद कुछ पता चलेगा कि उसके नतायज क्या आते हैं। ये पहले क्यों नहीं लिया गया सर? अगर है तो पाकिस्तान है ना सर, ऐसा तो नहीं है इंडिया में चला जाता है वारदात करके, चाहे तीनों सूबे लगते हो उसके साथ। हुकूमत तो विफाक में भी आपकी है ना। बिल्कुल बिल्कुल, यकीनन पहले भी आपकी बात सही है, पहले लिया जाना चाहिए था, लेकिन पहले इस तरह की एक्टिविटी उन्होंने, ये पहली जो इस तरह अज़ा काटे गए या इस तरह की ये दहशतगर्दी इन्होंने की है, अल्लाह माफ करे, वो वीडियोस देख के तो बंदे के रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। इससे पहले ये छोटी मोटी वारदातों में मोटरसाइकिल डकैती कर दी इन्होंने, वो सीमेंट फैक्ट्री की गाड़ी रोक ली, हवाई फायरिंग कर दी, उनको प्रेशराइज करने के लिए। मैं आपका मशकूर रहूंगा, थोड़ा सा वक्त हमारे साथ रहिएगा, हमारे वहाँ के नुमाइंदा भी साथ हैं, हमारे साथ लॉयर भी मौजूद हैं, मैं थोड़ा सा उनको भी प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। मैं अख्तर गुजर साहब, सर क्या हालात हैं खौफ व हरास के, दीगर मामला आवाम की तरफ से? डिटेल तो काफ़ी हद तक जो है वो हमें बताई है दरेशक साहब ने, और मैं नहीं चाहूँगा कि मैं उस पर यह कहूँ कि आप बताएं कि कुछ और नई चीज इसके अंदर है, उन्होंने बड़ा डिटेल से बताया, तो प्लीज आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उसामा साहब, ऐसा है कि देराज खान में, जैसे अभी दरेशक साहब ने बताया कि ये नून लीग के दौर से जो है इनकी तादाद बढ़ना शुरू हुई है और इनकी कार्रवाई शुरू हुई है। ये तकरीबन 10 से 15 साल के अरसे से तकरीबन ये कार्रवाई कर रहे हैं, और ये देराज खान में ये इस गैंग ने इस कदर संगीन वारदातें की है, इस कदर संगीन कार्रवाई की है कि जो है इंसानों की शर्म आ जाए। ये बाकायदा खवातीन को भी उठाकर चीरा फाड़ी करते रहे हैं, उनको काटते रहे हैं, और इस जैसे कि अभी रशीद ने बताया कि
गुलाम मुबशर मेकन साहब ने मुआहदा किया था। ये मुबशर साहब भी अपना दर्शक साहब ठीक कह रहे हैं, मुबशर साहब ने भी, मेकन ने भी किया था, आतिफ नजीर ने भी उन सब यही मुआहदा किया था खुफिया तौर पर। और रिसेंटली जो अख्तर फारूक साहब इस वक्त चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट में जो सिक्योरिटी इंचार्ज है अख्तर फारूक साहब, उन्होंने भी यही मुआहदा किया था कि आप मेरे इलाके में कार्रवाई ना करें, मेरे इलाके में वारदातें ना करें, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। ये बाकायदा तौर पर मंजराम पर रहता। एक दफा मुबशर मेकन साहब ने तो लादी गुलाम मोहम्मद खान लादी को अपने साथ बाकायदा खड़ा करके मीडिया को दिखाया था, बताया था कि देखें ये खड़े हुए हैं और ये इन्होंने हमसे वादा किया है कि ये कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, इंशाल्लाह हम भी इनके मुकदमात है उनको मेरिट पर देखेंगे। ये वो मकसद होंगे। उन्हें एक लॉलीपॉप दिया गया था कि हम आपके मुकदमात को मेरिट पर देखेंगे। भाई कौन नहीं जानता, पूरा डीजे खान जानता है इनको, पूरा इलाका जानता है, राजनीपुर जानता है कि इनकी बहुत संगीन वारदातें हैं। और इन्हें इसी इलाके के, मैं नाम तो किसी का नहीं लूंगा, सबको पता है कि इसी इलाके। लेकिन गुजर साहब अभी दर्शक साहब फरमा रहे थे, गुजर साहब अभी अख्तर साहब सुनिएगा, इन्हें इस्तेमाल करते हैं। और ये भी इन्होंने ठीक फरमाया कि मियां मंशा साहब ने जब यहाँ फैक्ट्री बनाई, सीमेंट फैक्ट्री, उस वक्त इन्होंने यही कार्रवाई की थी, बेल्ट को नुकसान पहुंचाना, मशीनरी को नुकसान पहुंचाना। उसके बाद मंशा साहब ने डायरेक्ट इनसे बात नहीं की थी, यहाँ के इलाके के सरदारों से बात की थी। उन सरदारों ने आगे जो है बात की थी कि ये कार्रवाई खत्म हो जाएंगी, इन्हें आप नौकरी दें। और वो नौकरियां इन्हें डायरेक्ट नहीं दी गई, वो नौकरियां भी यहाँ के सरदारों के तवज्जो से दी गई कि ये 1000 देनी है, 500 देनी है, 100 देनी है, 10 देनी है। वो पैसे भी उन्होंने तय किए, फिर उन पैसों में से मजदूर को मजदूरी भी कम मिलती थी, वो भत्ताखोरी वाला पूरा सीन जो है वो चल रहा था इसके अंदर। लेकिन दर्शक साहब कह रहे हैं कि इतनी संगीन कार्रवाइयां तो अभी शुरू हुई हैं, इससे पहले नहीं थी कि इस तरह की अज़ा काटने वाली। लेकिन आप बता रहे हैं कि इससे पहले खवातीन के साथ भी जो है वो इस तरह से नारवा सलूक रखा गया। ये असल में वीडियो वायरल पहली बार की गई है, वारदातें इस तरह की होती रही हैं, बड़ी संगीन। हम तो कवरेज कर रहे हैं ना, 1988 से मैं साबित कर रहा हूँ, दर्शक साहब मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं इसकी भरपूर कवरेज करता रहा हूँ, एज ए क्राइम रिपोर्टर भी करता रहा हूँ, मुझे सब मालूम है। लेकिन ये गलती जो इन्होंने आज़ा काटने की थी और वो उसे वायरल किया, ये क्योंकि सोशल मीडिया पहले था ही नहीं, पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था बल्कि प्रिंट मीडिया था खाली, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, उसमें हमने दिखाया। अब सोशल मीडिया है, जो इन्होंने सोशल मीडिया पर जो वायरल की है ये पहली बार हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ कि इन्होंने इस तरह की वारदात की हो। अभी हमने रिसेंटली 2 दिन पहले वीडियो अपने 7 न्यूज में हासिल की थी, वो इदारे को भेजी है, उसमें ये अपने बीएमपी के इलाके में बैठे हुए हैं और तकरीबन 10 से 12 अफराद हैं, संगीन इंतहा का संगीन असला उनके पास है, वो फायरिंग कर रहे हैं, हवाई फायरिंग कर रहे हैं। क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? इससे पहले नून लीग के दौर में मैं आपको बता दूं कि साबिक एमपीए थे सरदार जमाल खान लगारी, उन्होंने बाकायदा पंजाब असेंबली में इसकी आवाज उठाई थी इसके लिए, और उनका मौकफ था कि यहाँ रेंजर के जरिए ऑपरेशन कराया जाए। उन्होंने बाकायदा तौर पर इसकी स्पीच की थी। और मोहसिन नगरी साहब जो इस वक्त सूबाई वज़ीर आबपाशी हैं, उन्होंने भी आवाज उठाई थी इसी सिलसिले में कि कोई सुलेमान के जो इलाके हैं जहाँ, क्योंकि राजनपुर के इलाके में राइट, सही है। गुजर साहब मैं आता हूँ सर आपकी तरफ वापस आता हूँ, इस पे हम बात करते हैं। चाड़ियों साहब क्या आप समझते हैं, आपके बुनियादी तौर पर क्या वजह है कि ये गैंग इतना ताकतवर बन गया और इस हद तक असर रसूख इनका हो गया कि इस तरह से खुल्लम खुल्ला सरे बाजार लोगों का कत्ल करना, जनाजों पर लूटमार करना और फिर अज़ा काट के वीडियोस को वायरल करना, धड़ल्ले से वायरल करना, इसका तो साफ सीधा मतलब ये है कि जो होता है वो कर लें। ये हमारी तरफ से जवाब है। उसामा साहब, सबसे पहले तो मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पे फौरी तौर पे सो मोटो एक्शन लेना चाहिए और सो मोटो एक्शन लेके इस पे एक मजबूत तरीन जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए जिसमें बड़े बड़े अफीसरों और जजेस हों। और जो मेरी इतलात के मुताबिक, या जो, क्योंकि मैं भी उधर का रहने वाला हूँ, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वहाँ पे ना कुछ सियासी वडेरे हैं जिनकी वजह से ये गैंग वहाँ पे पला हुआ है। आपको मैं बताता चलो, जो सीमेंट फैक्ट्री है मियां मंशा साहब की, वो भी यही गैंग चला रहा है, यही इश्तियारी हैं, जहाँ से पत्थर आता है वहाँ पे वहाँ पे भी इनका सारा कंट्रोल है। और जो सीमेंट फैक्ट्री है उसके अंदर भी इन्हीं इश्तियारियों का कंट्रोल है। मैं इंशाल्लाह इस पे एक जुडिशल कमीशन के लिए मैंने आज दरख्वास्त दायर कर दी है, वो इंशाल्लाह कल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस कासिम खान साहब इसके ऊपर जो है ना समाअत करेंगे। उनसे भी मैंने यही रिक्वेस्ट करनी है कि इसके ऊपर फौरी तौर पे जो है ना जुडिशल कमीशन बनाया जाए और एक आईजी पंजाब सीटीडी के जो हेड हैं पंजाब के, उनसे जो है ना एक डिटेल कंप्लाइंस रिपोर्ट मंगवाई जाए। और जो जो वहाँ पे देखें अपना उसामा साहब 12 लोग हैं, 12 से 14 लोग हैं, मुझे ये बताएं
ये चांद रात को 27 मिनट की इन्होंने वीडियो बनाई है। 27 मिनट की वीडियो में उनके पास इतना असला है, वो हमारी इन्फोर्समेंट जो एजेंसियां उनके पास भी नहीं होगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, इन्फोर्समेंट एजेंसियां अगर कोई काम करती है, वहाँ के जो मुतलका सरदार है वो इनको कार्रवाइयाँ नहीं करने देते, वो इनको रुकवा देते हैं। इनके रिश्तेदार बीएमपी पुलिस में बैठे हुए हैं। आपको याद होगा कोई 3-4 साल पहले एक रेंजर ने वहाँ पे एक कार्रवाई की थी, 5 मिनट पहले लादी गैंग का जो बंदा था उसको 5 मिनट पहले इन्फॉर्म कर दिया था, वो वहाँ से निकल गया था। अब मुझे बताएं वहाँ पे किसने, कोई तो है जो इनको इन्फॉर्म करता है, किसी के तो ये पाले हुए। अभी दर्शक साहब कर रहे हैं कि ये इतनी ज्यादा शिद्दत नहीं थी इस मामले के अंदर, इसके बारे में आपकी क्या राय है? यानी मोटरसाइकिल चोरी करते थे उनके लड़के, और फिर वो अमन मुआहदे का बड़ा डिटेल में उन्होंने बताया कि पहाड़ पे चले गया ऊपर, और वो मैदान में कम आया करते थे। लेकिन ये इस तरह की कार्रवाइयां, जबकि आप और शायद गुजर साहब कुछ और बात कर रहे हैं कि ये वो तो 1988 की बात कर रहे हैं कि उस वक्त से ये सब कुछ होता चला आ रहा है। सर इसमें मैं आपको बताऊं, ऑब्वियसली उस सबका मुर्दल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं है, उस वक्त की हुकूमतें हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी। जी सर इसमें सर ये है, पहले ये जो है ना नज़र आम पे हमने भी नहीं देखा, लेकिन हम सुनते थे कि ये कार्रवाइयाँ ये करते हैं। अब आपको 1 हफ्ता पहले इन्होंने एक जनाजा रोक लिया, वहाँ पे सारी चीज़ें लूट ली लोगों से। आपको पता है, मैं तो सर चीफ ऑफ आर्मी से मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि वो वीडियो देखने वाली नहीं है। देखें आपके साथ हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाए, हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप ये देखें जिनके बच्चों के साथ ये हुआ है उनके ऊपर क्या गुजरी होगी। एक जिंदा इंसान को काट दिया गया है, बाजू काट दिए गए हैं, नाक काट दिया गया है, टांगें काट दी गई हैं, कान काट दिए गए हैं, उसके ऊपर क्या, उनके घर वालों के ऊपर क्या गुजरेगी। वो तो जिंदगी जब तक जिएंगे वो तो मर के जिएंगे। मुझे ये बताएं, आप बताएं, इमरान खान साहब जो भी बात करते हैं उससे पीछे हट जाते हैं। हमारे वजीर आज़म है, मैं भी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फौरी तौर पे वहाँ पे, ये पुलिस का काम नहीं है सर, पुलिस को पीछे भेज दें। पुलिस को पता ही ना हो कि यहाँ पे ये हम कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस का तो अभी दर्शक साहब ने बता दिया कि वो सरहदों की वजह से पंजाब पुलिस बलूचिस्तान के एरिया में या पीके के एरिया के अंदर ऑपरेट नहीं कर सकती। लेकिन वो जो बात मैंने उनसे की कि ये सोल्यूशन पहले देखना चाहिए था कि विफाक इसके ऊपर इंटरवीन करके और सूबों को एक ऑन बोर्ड लेके तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के थ्रू जो है वो इसको करना चाहिए था पहले। उसामा भाई, मेरा सरदार साहब से मेरे बड़े भाई हैं, मेरी भी उनसे रिक्वेस्ट है, माशाल्लाह वो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है, बड़े भाई हैं। मैं तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस लादी गैंग को किसने बनाया है, कौन इनकी पुष्ट पनाही कर रहा है, किसकी वजह से ये वहां पे रह रहे हैं, किसके कहने पे ये सारी कार्रवाइयां करते हैं। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा, कौन नाम को नहीं लेता सर, इशारे तो सब देते हैं ना पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेते हैं ना सरदारों का नाम लेते हैं। हम तो यही कह रहे हैं, वहां पे जो मुतलका MPs MNAs हैं उनके निकलवाएं डेटे। दर्शक साहब सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? अहमद रेशक साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है आवाज। सर ये इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की बड़ी बात की जाती है, गो कोई रेफरेंस दिए बगैर, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिए बगैर, किसी सरदार का नाम लिए बगैर, इस बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि क्यों ऐसा है कि पॉलिटिकल असर और सूख की बात की जाती है और ये बताया नहीं जाता कि उनका ताल्लुक किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ है। पॉलिटिकल पार्टी वहां पे इस वक्त, जैसे फैसल करीम कुंडी साहब ने बताया, ये जो सबसे पहले तो मैं ये इनको क्लियर करता चलूं, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में ये बात आई, प्राइम मिनिस्टर ने फौरन एक्शन लिया और रेंजर्स को भी डिप्यूट कर दिया और रेंजर्स के दस्ते भी वहां पे पहुंच गए। ये बेसिकली क्योंकि पहाड़ की चोटियों पे उधर इन्होंने अपने वो कैंप्स वगैरह मोर्चे बनाए हुए होते हैं, नीचे से जो भी गाड़ी जाती है, जो भी पुलिस वाले या जो भी किसी किस्म की कोई हरकत होती है, कोई एक्टिविटी होती है, तो वो ऊपर बैठे हुए हैं, तो उनका वो स्टेट वो निशाना लगाते हैं। इस वक्त हमारे तकरीबन 8 से 10 पुलिस के नौजवान जो है वो भी शहीद हो चुके हैं इन्हीं पुलिस मुकाबलों की वजह से, और हालांकि उनकी तादाद भी 10-12 है, लेकिन वहां वो पहाड़ की चोटी के ऊपर वो ऊपर उन्होंने मोर्चे बनाए हुए होते हैं, नीचे से आने वाली हर गाड़ी को वो टारगेट करते हैं, उनके पास असला भी मौजूद है, सब कुछ है। ये इसमें जो है ये रेंजर्स की वहां पे पिकेट्स भी अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने डायरेक्शन दी है कि रेंजर्स की पिकेट्स भी वहां पे बनाई जाए ताकि इनका प्रॉपर तौर पे खात्मा किया जा सके, और हो भी रहा है। जैसे PM साहब के नोटिस में आया, उन्होंने एक्शन लिया, सब कुछ किया। और मकामी वहां पे जो है, क्योंकि वहां पे ये मियां मंशा साहब ने जब ये सीमेंट फैक्ट्री बनाई, तो ये लोग वहां पे पहाड़ की बेल्ट, पहाड़ से ही वो सारा मवाद जो है वो सीमेंट फैक्ट्री का निकल रहा है,
क्योंकि इनकी आबादी वहां पे थी। इन्होंने सबसे पहले प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया शुरू के दिनों में। अख्तर गुजर साहब भी मौजूद हैं, वो भी उन्होंने भी बताया होगा आपको कि जी हमें यहाँ पे, हम मकामी लोग हैं, हमें नौकरियां दी जाएं। जबकि वो मियां मंशा साहब का ये था कि हम बाहर से लोग यहाँ पे लाएं जो यहाँ पे काम करें। तो इनका था कि हम मकामी हैं, हम कहाँ जाएं। तो शुरू में इनकी सेटलमेंट जो है वो मकामी जो सरदार थे उन्होंने सेटलमेंट भी करवाई और ये नौकरियां भी इनको दी। सब सर कुछ मेरा चला सवाल रहा सर वहीं पे है कि ये जो सरदार है इनका ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से है क्या? क्योंकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात की जाती है। पॉलिटिकल पार्टी तो यकीनन पॉलिटिकल पार्टी से इनका ताल्लुक रहा है हमेशा। ये लोग जो हैं वो बरसरे इक़्तिदार रहे हैं। लेकिन उसमें यह है कि जी इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल में आपको बताऊं कि उन्होंने तो मकामी जो सरदार हैं उनको भी थ्रेट करना शुरू कर दिया। उनके खिलाफ भी उन्होंने पैगामात, वीडियोस, पैगामात उन्होंने जारी कर दिए हैं कि जी हम आपके साथ भी हमारा मुकाबला है, आपके साथ भी हम मुकाबला करेंगे। तो उसमें मैं नहीं समझता कि मकामी सरदार का किसी किस्म का इन्फ्लुएंस इस वक्त हो। पहले रहा हो, अल्लाह की रात बेहतर जानती है, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन इस वक्त जो है वो जो मकामी नुमाइंदगान है, जो मकामी वहां पे सरदार हैं, उनके खिलाफ भी इन्होंने वीडियो बयान जारी किया है कि जी आप लोगों को भी हम देखेंगे। वो भी जब बाहर निकलते हैं या हल्के में या इलाके में या पहाड़ की बेल्ट में जाते हैं तो अपने साथ, उनके साथ भी 20-20, 25-25 गार्ड साथ लेके जाते हैं अपनी सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए। अच्छा सर, ये मुझे फिर अगेन वहीं पे आना पड़ रहा है कि ठीक है कि आपने सूबों के सरहदों की बात की है, लेकिन पुलिस रिफॉर्म्स और वो तमाम चीज़ें जिनके ऊपर हम ये उम्मीद रख रहे थे कि आप उनके ऊपर काम करेंगे, वो काम तो नहीं उस तरह से हो सका अनफॉर्चुनेटली। तो ये कब तक हम इसमें फौज को इन्वॉल्व करेंगे? ज़रा कि रेंजर्स फौज है, फौज को हम इन्वॉल्व करेंगे। छोटू गैंग को अगर हमने पकड़ना होता है तो फिर हमें फौज को बुलाना पड़ता है। अभी लादी गैंग के लिए हमें फौज को बुलाना पड़ रहा है। तो ये कब तक ऐसे चलेगा सर कि हम जो इंटरनल मामलात जिन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के हैं वो ये काम करेंगे? क्योंकि छोटू गैंग ने भी गुज़िश्ता 1 साल से तो मैं जानता हूँ, जब मेरा चक्कर लगा वहाँ पे रेंज खामे के, वहाँ पे भी कार्रवाइयाँ दोबारा से शुरू हो चुकी हैं, अगवा हो रहे हैं 2-2, 3-3 दिन के बाद, कभी डेली बेसिस के ऊपर। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। असल में ये फोर्सेस भी मेरा जहां तक ख्याल है, मैं अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ही बता सकता हूँ जी प्लीज, कि ये भी अपने इनकी भी हदूदें मुकर्रर हैं, सरहदें मुकर्रर हैं। ये भी वहां पे जाके यानी आगे जाने से ये कहते हैं कि जी आगे हमारी हदूद नहीं है, आगे हम जा नहीं सकते। तो अब मैदान में पुलिस, पंजाब पुलिस जो है वो मैदान के अंदर तो कार्रवाई कर सकती है, पहाड़ के अंदर फिर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने कार्रवाई करनी है। पहाड़ से आगे फिर उधर सुबह आपका खत्म हो जाता है, पीछे बलोचिस्तान वो निकल गए तो वो कहते हैं कि जी हम उधर बलोचिस्तान कैसे जाएं, जब तक बलोचिस्तान के उधर होम डिपार्टमेंट से हमें इजाजत नहीं मिलती वो हम उधर नहीं जा सकते। इधर से केपी के है कि जी इधर नहीं जा सकते, उधर से सिंध है कि जी इधर नहीं जा सकते। यानी ये तो ओवरऑल अब जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया, ये ज्वाइंट ऑपरेशन है, ये रेंजर्स भी इसमें वो है, बॉर्डर मिलिट्री पुलिस को भी डिप्यूट कर दिया है, पुलिस को भी डिप्यूट कर दी है। लेकिन इसके लिए तो मेरा ख्याल है कि इस तरह का हमें कानून साजी करनी चाहिए कि जी अगर किसी और हदूद में, अगर आप किसी ताकुब में जा रहे हैं कि किसी ने कोई वारदात की, इधर से पंजाब पुलिस रवाना हुई तो पता चला कि आगे उन्होंने अपनी हदूद के ऊपर जाके ब्रेकें लगा दी कि जी हम आगे नहीं जा सकते, आगे तो फलाने का एरिया बात की है आपने दर्शक साहब, बॉर्डर मिलिट्री पुलिस हो गई, बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने पीछा किया तो कि जी ये आप बलोचिस्तान की हदूद में चले गए, अब हम वहां पे कार्रवाई नहीं कर सकते। तो जबकि इस किस्म की कार्रवाई के लिए या इस तरह के गैंग्स के लिए तो इनको ज्वाइंटली ही, ये नहीं देखना हो या स्पेशल अथॉरिटीज हो आपके पास कि आप एक सूबे से दूसरे सूबे में जा रहे हैं तो आपको कोई रोकथाम ना हो। इनको फोकस करना चाहिए और गैंग को का खात्मे के लिए इनको भरपूर कोशिश करनी चाहिए। और इंशाल्लाह ये देखेंगे, ये जो आज का प्राइम मिनिस्टर ने जो इनिशिएटिव लिया इसके ऊपर देखेंगे कि जी ये गैंग का आपको बहुत जल्द इसकी रिपोर्ट मिलेगी कि ये सारे इनका खात्मा हो गया। अच्छा दर्शक साहब, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की है आपने कि कोई कानून साजी इस पे होनी चाहिए। सर अब क्यों नहीं करते? आपकी हुकूमत है, आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसके पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर आपने बात की, रिफॉर्म्स हुई भी सही, किया भी सही, लेकिन ये जो हदबंदी है, ये सूबों की हदबंदी है, इसके ऊपर तो ज्वाइंटली तमाम चीफ मिनिस्टर्स जो हैं वो बैठ के ही कोई यानी कोई कर सकते हैं।
नहीं, उसमें आप विफाकी सतह पे अगर वफाकी करें, सतह पे कुछ कहीं पे मूव तो करें ना आप, कोई बात आगे चलाएं तो सही असेंबली के अंदर, तो फिर बाकी तो चलें। इसका होता ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हमारे पास क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी है और उस सिंपल मेजॉरिटी की वजह से हम कोई कानून साजी नहीं कर सकते, लेकिन आप कोई करारदाद लेके आए, उसके ऊपर मुखालफत करने दें अपोजिशन को, ताकि वो भी खुल के सामने आए कि आप अगर मुल्क कौम के लिए कुछ चीज लेके आए हैं। जबानी कलामी अगर ये आप बात ये यहाँ पे कर देंगे और आप ये assumption से काम करेंगे कि जनाब उन्होंने इसको अप्रूव नहीं होने देना, तो मेरा ख्याल है कि ये तो फिर हम गुज़िश्ता 70 सालों से यही चीज असेंबलियों के अंदर देखते चले आ रहे हैं, तो वो तब्दीली नाम की चीज तो नहीं हुई। दूसरा, मुझे शदीद इख्तलाफ है इस बात से कि पुलिस रिफॉर्म्स कुछ हुई हैं। हम आप कहेंगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा किसी और प्रोग्राम में हम इस पे बात कर लेंगे कि पुलिस रिफॉर्म्स नहीं हुई उस तरह से, जिस तरह से आपने बात की थी, उसका कुछ फीसद भी उसके अंदर नहीं हुई। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये लानी चाहिए और इसको इंशाल्लाह मैं असेंबली के अंदर बिल्कुल लेके आऊंगा इसको, और आवाज को बुलंद करेंगे और फिर देखेंगे कि जी जो मुखालफत करेगा तो सामने आ जाएगा। बिल्कुल सही, ये चीज होनी चाहिए कि आवाम को पता चलना चाहिए कि कौन उनके लिए बात कर रहा है। अख्तर गुज्जर साहब, सर गुफ्तगू सुनी निदेशक साहब की आपने, सर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी लेवल पे कौन सी कोई पार्टी आपको नजर आता है कि इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती है? कोई सरदार किस पार्टी के अंदर है जिनका असर रसूख है इन लोगों के ऊपर, जिसकी वजह से पुलिस भी नाकाम है और बाकी हम देख रहे हैं कि इनके हौसले इतने बुलंद हुए हुए हैं? देखिए उसामा, ऐसा है कि अभी दर्शन साहब ने ये बता तो दिया है आप लोगों को, कि क्लियर बताया उन्होंने कहा जी वो बेशक बिला शुबा वो जो है इक़्तिदार में रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि वो आज भी इक़्तिदार में हैं। इतना इशारा काफी है कि वो आज भी इक़्तिदार में हैं और ये शुरू से इक़्तिदार में रहे हैं, और उन्हीं की आशीर्वाद है, उन्हीं की जो है इनको सपोर्ट हासिल है, वही इनको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। आज वो उनको थ्रेट भी कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वो बाकी कर रहे होंगे। अब दर्शन साहब ने कहा कि वहां पर चेक पोस्टें कायम की जाएंगी। मैं आपको बताते चलूं कि रिसेंटली जब ये आरपीओ राना फैसल साहब बीजे खान आए हैं, इन्होंने आने के फौरन बाद इसी ट्राइबल एरिया में एक पुलिस की और बॉर्डर मिलिट्री फोर्स की मुश्तरका चेक पोस्ट कायम की है, लेकिन वो की है फोर्ट मटरू साइड पर, इधर जो सीएम साहब का इलाका है इस एरिया में नहीं की। और ये ज्यादातर जो वारदातें हैं सिविल फैक्ट्री के एरिया जो इस एरिया में ये इस इलाके में करते हैं, यहाँ पर चेक पोस्ट कायम नहीं की। दूसरी बात ये कि रेंजर्स और पुलिस इससे पहले भी ऑपरेशन कर चुकी है, वो नाकाम रही है। ये जब इनके जो बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के मुलाजिमीन हैं, उन्हीं के रिश्तेदार जो हैं सारे, कुछ लोग उनके रिश्तेदार हैं, कुछ अजीज हैं, कुछ बिरादरी के हैं, वही इन लोगों से वापसता है, उनका ही इनसे ताल्लुक है। जब ऑपरेशन शुरू होता है तो वो उनको पहले इन्फॉर्म कर देते हैं, वो रुकोश हो जाते हैं। अब रहा मसला कि वहाँ गाड़ी जाती है तो नीचे से जमीनी रास्ते से जब फोर्स जाती है तो वो बस हमला करते हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं इसमें सर आपका जवाब लेता हूं, मुझे अजान ब्रेक पे जाना है। अख्तर गुज्जर साहब, अजान का एक वक्फा मुझे लेना है, अजान सुनते हैं हम सब, उसके बाद वापस आएंगे, इस पे कुछ मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्राइम लोकेशन पर बिस्मिल्लाह हाउसिंग फेज 2, अ प्रोजेक्ट ऑफ बिस्मिल्लाह डेवलपर्स। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह।
बिस्मिल्लाह हाउसिंग फेज 2 लाहौर का सबसे बड़ा LDA से मंजूर शुदा रिहायशी मंसूबा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डांसिंग फाउंटेन, रिंग रोड और फिरोजपुर रोड की प्राइम लोकेशन पर। बिस्मिल्लाह हाउसिंग फेज 2, अ प्रोजेक्ट ऑफ बिस्मिल्लाह डेवलपर्स। वेलकम बैक नाज़रीन। गुजर साहब, हमें अजान ब्रेक पे जाना था, जिसकी वजह से मैं एक ब्रेक पे गया और मैं जानना अब आपसे चाहता हूं कि आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। आप बात कर रहे थे कि दूसरे नंबर पर आपने कहा कि ज़मीनी रास्ते पे पहाड़ पे से फायरिंग की जाती है, हमले किए जाते हैं। इस बात को मुकम्मल कीजिएगा। अख्तर साहब कह रहा था कि जैसे कि ऋषि साहब ने कहा कि जब यहाँ से फोर्सेस कार्रवाई करने के लिए जाती हैं तो पहाड़ पर बैठे हुए लादी गैंग के जो लोग हैं वो ऊपर से फायरिंग करते हैं, वो कार्रवाई करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी कीमती जानें जो हैं पुलिस मुलाजिम की भी जा चुकी हैं और दीगर जो लोग उनके साथ इलाके के जाते हैं उनकी भी ज़ाया हुई है। बिल्कुल ठीक है। मेरा कहना यह है कि जब छोटू गैंग के खात्मे के लिए राजनपुर में कच्चे के इलाके में फोर्सेस बाकायदा आर्मी का ऑपरेशन किया जा सकता है और ऊपर फ्लाई उसका जो है ऑपरेशन किया जा सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पर भी फ्लाई ऑपरेशन हो सकता है, बाकायदा आर्मी को भेजा जा सकता है और आर्मी के जरिए ही इसका खात्मा यकीनी बनाया जा सकता है, क्योंकि मुकामी लोग एक दूसरे से वाकिफ हैं और वो लादी गैंग से भी मिले हुए हैं। इसी तरह BMP फोर्सेस में जो लोग बैठे हुए हैं वो उनसे बहुत, वो उनमें अक्सर यूँ समझ लें कि एजड हैं, उनकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है, उम्रें वो न लड़ सकते हैं, उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, न तजर्बा है, ना उनके अंदर इतनी सलाहियत है। पुलिस भी अगर जाए तो वो भी नाकाम हो जाएगी। यहाँ पर मैंने पहले ही बताया कि रेंजर्स और पुलिस का ऑपरेशन पहले हो चुका है जो नाकाम रहा। अब अगर इसको खात्मा करना जरूरी समझते हैं CM साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब, तो CM साहब का तो अपना हल्का है, कोहे सलमान का की जो पहाड़ है वो तो CM साहब के अपने हल्के में भी आ रही है वो, तो उनके लिए तो ये ज्यादा इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क कि CM साहब के अपने इलाके के अंदर इतना सब कुछ हो रहा है तो उनकी प्रायोरिटी क्या है। जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया है कि बाकी कोई भी मंसूबा हो वो सबसे पहले उनके हल्के के अंदर हमें नजर आता है, इलाके में नजर आता है। इस हवाले से इतनी इग्नोर करने वाली क्या वजह है? फिर वो बात आ जाती है सियासी असर रसूख वाली, और जिसमें आपने बड़ा ढके छुपे अल्फाज में बताया कि वो लोग इक़्तिदार में थे और वो लोग इक़्तिदार में हैं। मैं दर्शक साहब अभी चांडियो साहब से पूछना चाहूंगा, ये एक वीडियो की बात आपको बताएंगे, 27 मिनट की वीडियो चांद रात पे, और फिर उसके हवाले से आपसे कुछ सवालात मुझे जो है वो पूछते हैं। जी प्लीज। उसामा साहब, आपको पता है जो चांद रात थी ना, चांद रात को तकरीबन इसी लादी गैंग ने तकरीबन 27 मिनट की एक वीडियो बनाई है जिसमें वो इन्फोर्समेंट एजेंसियों को चैलेंज करते रहे हैं कि आप लोग अगर आएंगे हम ये कर देंगे, आप लोग अगर आएंगे हम वो कर देंगे। नौजुबिल्ला ऐसी बातें करते रहे। मुझे ये बताएं, हमारा जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA इदारा है, अगर वो काम करने पे आए, ये लोग इन्फोर्समेंट एजेंसियां अगर काम करने पे आए, ये 10 मिनट का काम है। ये 10 मिनट के अंदर अंदर उधर हेलीकॉप्टर आए, इनके ऊपर चढ़ाई करें, 10 मिनट के अंदर अंदर ये लोग मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, इनका खात्मा हो जाएगा। हमारी दरीशक साहब से भी रिक्वेस्ट है, हमारी वजीर आजम साहब से भी रिक्वेस्ट है, हमारी चीफ ऑफ आर्मी साहब से भी रिक्वेस्ट है कि इनको इबरतनाक बनाया जाए ताकि इस तरह की कोई हरकत दोबारा लोग ना कर सकें, ऐसे लोग। तो इन्वेस्टिगेशन FIA फौरी तौर पे इनको जो है ना लाइव वीडियो चलती रही है। इन्फोर्समेंट एजेंसी ने क्या किया मुझे ये बताएं। अच्छा दर्शक साहब, पहली बात तो ये है कि क्या हमारी एजेंसीज FIA जिसकी हम बात कर रहे हैं उस टाइम उनको पता था कि ये वीडियो चल रही है? क्या कोई मॉनिटरिंग है हमारी इस तरह की कि हम ये चीज़ों के ऊपर चेक रख सकें कि वीडियोस जो है वो किस तरह की इस वक्त लाइव चल रही हैं और क्या हो रहा है, और जो कि होना चाहिए। सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, इवन फेसबुक इंतजामिया से बात करनी चाहिए, जो कि बहुत शोर सुना हमने कि तमाम सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें यूट्यूब है, जिसमें फेसबुक है, जिसमें व्हाट्सएप है, इन सबको हम अपने लॉ के अकॉर्डिंग लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमने मुकम्मल खामोशी सुन ली। सर इसमें तो फेसबुक का तो इधर दफ्तर ही नहीं है पाकिस्तान। तो ये बताइएगा कि इस हवाले से जो FIA की कारकर्दगी पे सवाल रेज किया है चांडियो साहब ने, क्या इसके ऊपर रिस्पॉन्स करेंगे आप? इसमें एक तो मैं ये बताऊं, जैसे इन्होंने कहा कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इन सब को इबरतनाक सजा मिलेगी, क्योंकि ये जो खुला चैलेंज करना या इस तरह की एक्टिविटी जो इन्होंने की और एक बंदे के राह काटे, और अल्लाह माफ करे वो तो देख के ही बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ये पूरा इस वक्त पूरा मुल्क सुन रहा है, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, ये आप देखेंगे कि बहुत जल्द इनको इबरतनाक सजा मिलेगी और ये अपने बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचेंगे।
और दूसरा, एक अख्तर गुज्जर साहब ने बात की कि बॉर्डर मिलिट्री पुलिस जो है वो इनके साथ मिली हुई है या बॉर्डर मिलिट्री पुलिस इनको बता देती है। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस जो है अगर इनके साथ मिली हुई होती तो क्या बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के मुकाबले में जब उनके साथ मुकाबला हुआ तो बॉर्डर मिलिट्री पुलिस का एक नौजवान जो है वो शहीद हुआ, तो मिली हुई होती तो आपस में मुकाबला इनका ना होता। यानी इनका आपस में मुकाबला भी हुआ जिसके अंदर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस का एक कांस्टेबल मारा गया। कुछ लोग तो मिले और हुए थे हमेशा दूसरे साथ। नंबर पे मैं ये बताऊं कि बॉर्डर मिलिट्री फोर्सेस जो है उसके पास इस वक्त यानी ना असला है, ना उनके पास फिर कोई खत्म गाड़ियां कर दो हैं, ना इसको। ना उनको कोई प्रॉपर कोई ट्रेनिंग है। फिर अब खत्म कर चीफ दो। मिनिस्टर साहब जो है, खत्म कर दे, चीफ फिर उसको मिनिस्टर फायदा साहब जो क्या है है? अब इसको फोकस कर रहे हैं। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की भर्तियां भी अब उन्होंने ऐलान किया है कि भर्तियां भी बहुत जल्द भर्तियां करके होंगी। क्या करना जब बलोच भर्ती लेवी की भी बहुत जल्द भर्ती होगी, वहां पे इनको बाकायदा तौर पे इनको ट्रेनिंग दी जाएगी और इनको असला और गाड़ियां जो हैं वो भी मुहैया की जा रही हैं। तो इंशाल्लाह इसमें ऐसा ही। और ना ही दूसरी बात इन्होंने की कि मकामी नुमाइंदगान, पहले की मुझे नहीं आइडिया, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, मौजूदा सूरत हाल में मकामी जो नुमाइंदगान है उनको तो वो थ्रेट दे रहे हैं, उनको सोशल मीडिया के जरिए मैसेज उनके पास, उनको वीडियो उनके पास भेज रहे हैं कि जी अगर आप लोग इस इलाके में आए या आपने तो आपको हम देख लेंगे। यानी इस तरह की वो वीडियो बयान मकामी नुमाइंदगान के बारे में भी जारी कर रहे हैं। और ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि फजाई इनके ऊपर जो है वो हेलीकॉप्टर के साथ शेलिंग वगैरह की जा सकती है क्योंकि ये तादाद में ज्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि ये हैं ट्राइब्स के ऊपर, वो पहाड़ की बेल्ट के ऊपर, तो उसके ऊपर तो लामहला मतलब है हवाई इनके ऊपर वो हेली के जरिए शेलिंग की जाए और उधर से इनके ऊपर अटैक किया जाए, तो ये जैसा कि फैसल भाई ने बताया कि ज्यादा टाइम का ऑपरेशन भी नहीं होगा, एक ही दिन में सफाया हो जाना है इनका। और इंशाल्लाह हो जाएगा सफाया, क्योंकि आज का जो प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल खुल के जो स्टेटमेंट दी और उन्होंने आईजी को मुखातिब करके कहा कि जी आप वहां पे पुलिस पोस्टें भी बनाएं और सब कुछ दर्शक साहब, करें, और ये रेंजर्स को भी कहा। मुझे सर क्लोजिंग पे जाना है, लेकिन क्लोजिंग रिमार्क्स में चाहूंगा कि आप जरूर सुने कि हमारे उस्ताद, हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े सहाफी ये कहते हैं कि जब हुकूमतें आपको ये कहना शुरू कर दें कि हो जाएगा, कर रहे हैं, कर देंगे, आप देख लेंगे, तो फिर समझ जाएंगे कुछ नहीं होना। 3 सालों में नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। घंटे से ऊपर और 1988 के अंदर अख्तर गुज्जर साहब कह रहे हैं कि उस वक्त से लेके आज तक ये सूरत हाल है। सर आप करने पे आए तो आप एक मजहबी जमात पे पाबंदी भी लगा देते हैं और आप पूरा मुल्क खुलवा देते हैं रातों रात, जो कि ठीक है, स्टेट क्रिएट होनी चाहिए। अब 10-12 लोगों के लिए हम टॉक शो कर रहे हैं और वो 10-12 लोगों के आज़ा काट रहे हैं, वो 10-12 लोग 7 अफराद का कत्ल कर रहे हैं, वो 10-12 लोग जनाजों पर लूट मार कर रहे हैं, वो 10-12 लोग वीडियोस बना के अपलोड कर रहे हैं, हमारी एजेंसीज को सरेआम खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। तो सर मुझे बताएं कि आप जितनी मर्जी जस्टिफिकेशंस देते रहे दर्शक साहब, आप जितनी मर्जी मुझे यकीन दहानी करवाते रहे, मैं एक आम आदमी कैसे इस बात पे यकीन रखूं कि मैं इस मुल्क के अंदर महफूज हूं कि 10-12 आदमी जो हैं वो इस हरदर्मी के साथ, इस बदतमीजी के साथ वो हमारी एजेंसीज को गालियां दे रहे हैं और वो उनको इश्तियाल दिला रहे हैं कि आपने जो करना है कर लें, आप हमारे दोस्त हैं, आप इधर आएंगे तो आप पे हमला करेंगे। वो पुलिस को नहीं छोड़े, वो किसी मुकामी सरदार को नहीं छोड़े। तो सर इस तरह से कैसे मुल्क चलता है? सर मैं इंशाअल्लाह आपको पूरी यकीन दहानी के साथ और गारंटी के साथ कहता हूं कि अगला जो हमारा प्रोग्राम होगा उसमें आप देखेंगे कि हम ये नहीं कहेंगे कि हो जाएगा, हम ये कहेंगे कि हो गया। सर अल्लाह करे ऐसा हो इंशाल्लाह, और हम जरूर इस पे प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। ऐसा ही है, इंशाल्लाह ऐसा ही है, क्योंकि ये वीडियो कल ये उन्होंने इस तरह की हरकत की, अदा काटने वाली वीडियो वायरल हुई। अभी तक खत्म हो आज गया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इनिशिएटिव लिया, आप देखेंगे कि ये हो गया, ये हो जाएगा वाली बात नहीं है। सर अल्लाह करे ऐसा हो, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, अप्रिशिएट करेंगे हम पूरी अगला कौम प्रोग्राम आपको। हमारा हो गया के ऊपर होगा कि जी हो गया और किस तरह पे हुआ था ये। सर मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि बिल्कुल प्रोग्राम करके हम ना सिर्फ शुक्रिया अदा करेंगे आपका, हुकूमत का, बल्कि अप्रिशिएट भी करेंगे हम इस चीज़ को, क्योंकि असल मकसद तनकीद का ये नहीं होता कि हम किसी के साथ कोई ज़ाती अनाद है या कोई और मकसद है। असल तनकीद का मकसद यही है कि अवाम की जानो माल, उनकी इज्जतें, उनको जो रिलीफ, उनके जो ड्यू राइट्स स्टेट हमारे आइन के अंदर मौजूद है, उनकी हुकूमत हिफाजत कर सके। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया आपका दर्शक साहब, आपने वक्त दिया आज के प्रोग्राम में। अख्तर गुज्जर साहब आपका शुक्रिया के हालात पे आप नज़र रखे हुए हैं, वहाँ पे लम्हा बलम्हा हम दोबारा आपसे रब्ता करते रहेंगे
कि अपना ख्याल रखते हुए आप जो है वो जैसे पहले बेहतरीन रिपोर्टिंग करते चले आ रहे हैं, आइंदा के लिए भी करें। आपका बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम के लिए, खासकर वक्त निकालने के लिए। चांडियो साहब, आपको भी, आप रफ़ाए आमा के आम लोगों के लिए, क्योंकि इस मुकदमे के अंदर भी आप दरख्वास्त गुजार हैं और ये बिलाशुबा एक रिस्क की बात है कि एक जानवरों, मैं तो जानवर ही कहूँगा, कि जानवरों के ग्रोह के खिलाफ इस तरह से उठना और आवाज़ उठाना और बगैर किसी फ़ायदे के, मुफाद के, तो आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप जो है वो इस तरह से सोच रहे हैं और काम कर रहे हैं। नाज़रीन, जैसे साहब ने कहा है कि इंशाल्लाह हम जब नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे तो ये जो हो जाएगा या हम कर रहे हैं, ये वाली बात छोड़ के हो चुका होगा इंशाल्लाह इनका खात्मा, और इबरत का निशान इसको हुकूमत बनाएगी। मेरी दुआ है कि ऐसे ही हो, और ये भी दुआ है कि आइंदा इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान के अंदर ना हो। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।